So today we're going to start with the Bloom's taxonomy, which is one topic from your professional knowledge. आपके पीपीएससी में एक प्रोफेशनल नॉलेज का पार्ट आता है, जिसमें बेसिकली होता ये है कि आपको वो ये सिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से आपने टीचिंग करनी है। ठीक है, सो इसका एक टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है और दो टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे और रिमेनिंग एक रह जाएगा। और वो इतना एक सिंपल है कि आई विल ट्राई कि उसका मैं एक डॉक्यूमेंट बनाऊं और वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि वो इतना सिंपल है कि उस पर कोई लेक्चर, इट डजंट कॉल फॉर अ लेक्चर ना। तो फिलहाल ब्लूम टेक्सोनॉमी को हम स्टार्ट करते हैं। कहीं भी अगर आपको ऑडियो का इशू हो तो आप चैट बॉक्स में मुझे ड्रॉप कर सकते हैं मैसेज, या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो विल डिस्कस इट एट द एंड। सो स्टार्टिंग विद ब्लूम्स taxonomy, creativity follows the mastery, so mastery of skills is the first priority for the young talent. It was a quotation of Benjamin Bloom, जिसने ब्लूम taxonomy दी थी, और उसका विजन जो है ब्लूम taxonomy के पीछे वो यही था कि जो क्रिएटिविटी है स्टूडेंट्स को वो सिखाई जाए। बाकी सब चीज़ें वो खुद से भी सीख लेंगे, बट क्लासरूम का मकसद ये है कि आप उनको सिखाएं कि वो जब क्लासरूम से बाहर निकलें तो वो चीज़ों को खुद से क्रिएट करने की एबिलिटी रखते हो। So, who was Benjamin Samuel Bloom? He was one of the greatest minds to influence the field of education, and he was born in early 20th century में ये पैदा हुआ था, and he was as a young man he was really an avid reader और researcher था, एक teacher भी था ये इंग्लिश का। और इसके अलावा अगर हम देखें ब्लूम टेक्सोनॉमी की डेट आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये मिड 20th सेंचुरी के अंदर आई है, यानी कि 1956 में इसका फर्स्ट वर्जन आया था। ठीक है, इसके रिवाइज वर्जन भी है जो कि हम ये डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन जो फर्स्ट वर्जन था इसका फर्स्ट टाइम दी थी इसने 1956 में। और इसने ये कहा था कि इसका एम ये था कि स्टूडेंट्स जो क्लासरूम में बैठते हैं, अगर मैं आपको एक एक सेंटेंस के अंदर ब्लूम टेक्सोनॉमी बताऊं तो ये है कि स्टूडेंट्स के जो लर्निंग आउटकम्स हैं, जो कि उनके लर्निंग गोल्स, जैसे हम लोग आपने बीएस में या बीए के अंदर या एमफिल में जो पढ़ी होंगी आपकी कोर्स आउटलाइंस, उसके अंदर कुछ स्टार्टिंग में लिखे हुए होते हैं कोर्स ऑब्जेक्टिव्स या कोर्स गोल्स। सो वो जो कोर्स गोल्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए स्टूडेंट्स को किस तरह से किस डायरेक्शन पे लगाया जाए, उनसे असेसमेंट टेस्ट किस तरह के लिए जाएं, उनकी आउटलाइन किस तरह से डिवाइड की जाए, कितने टॉपिक्स कितने दिन में पढ़ाने हैं, टेस्ट कैसे लेने हैं, कितने एक टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चंस डालने हैं, और फिर उनको चेक कैसे करना है। हर ये चीज ब्लूम टेक्सोनॉमी ने डिस्कस की है और स्टेप बाय स्टेप डिस्कस की है। सो इसने बेसिकली ये कहा था कि रिमेम्बरिंग इज नॉट एज इम्पोर्टेंट, एनालाइजिंग एंड इवेलुएटिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इसने कहा था कि फैक्ट्स को रिमेम्बर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली मॉडर्न एरा है ये 20th सेंचुरी का, तो इसलिए इसने इवेलुएशन और एनालिसिस के ऊपर और ज्यादा किया। ठीक है, सो ब्लूम टेक्सोनॉमी सेट ऑफ 3 हायरार्किकल मॉडल्स, ये हम स्टडी करेंगे आगे। 3 इसने हायरार्किकल मॉडल्स दिए थे जो इसने कहा था कि जिसकी बेसिस के ऊपर हम एजुकेशनल लर्निंग किसी भी क्लासरूम में हम उसको मैनेज कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट वन जिस मैंने आपको भी बताया कि एक ओरिजिनल ब्लूम टेक्सोनॉमी है जो कि 1956 में दी थी, और एक है जो कि 20th सेंचुरी के बाद आई है। ठीक है, 21st सेंचुरी में आई है। तो जो ओरिजिनल ब्लूम टेक्सोनॉमी है 1940s में, अर्ली 1940s में इसकी शुरुआत हुई। और हुई कैसे कि बेंजामिन ब्लूम जो है एक बहुत ही एविड रिसर्चर था क्लासरूम्स का। उसने क्या किया कि कोई 15-16 जो है वो रिसर्चर्स थे और एक्सपर्ट्स थे, उसको इसने लिया और इसने अपनी रिसर्च स्टार्ट की किस तरह से हम एक फ्रेमवर्क बनाएं जिसकी बेसिस के ऊपर टीचर्स फॉलो करते हुए उनको क्लासरूम में चीज़ों को मैनेज कर सके। सो ये इसने पब्लिश किया था एक वर्क की सूरत में जिसका नाम था टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इन 1956। ठीक है, और उसमें इसने एक फ्रेमवर्क दिया जिसके अंदर 6 ऑर्डर्स थे लर्निंग के, यानी कि लर्निंग को उसने 6 स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ था कि अगर ये 6 स्टेप्स अगर सही से हो जाते हैं तो इट मीन्स दैट यू आर गुड टू गो एंड योर टीचिंग मेथोडोलॉजी इज ऑल गुड। सो 6 ऑर्डर्स हैं, आपको एक तो इनकी ऑर्डरिंग याद रखनी है जो मैं अभी आपको बताऊंगी, और दूसरा ये कि ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि 5 थे, 6 थे या 7 थे। सो ओरिजिनल ब्लूम टेक्सोनॉमी में 6 ऑर्डर्स थे। ठीक है, उसके बाद ये है कि इसमें बेसिकली इस प्रेजेंटेशन के अंदर या अभी जो मैं आगे बताऊंगी उसके अंदर एक्सप्लेनेशन ज्यादा लिखी हुई है, बट आई विल स्किम थ्रू दिस क्योंकि हर एक लाइन को पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड वंस यू गेट द आइडिया। ठीक है, सो ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है उसके ये 6 स्टेप्स हैं। ठीक है, नंबर 1 इज रिमेम्बरिंग,
कि जब आपने कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे कोई एक टॉपिक, ठीक है, आपने वो देखा, आपने नाउन की डेफिनेशन याद की। नंबर 2, आपने उसको याद तो कर लिया, लेकिन आपने अब उसको अंडरस्टैंड करना है, नाउन है क्या, एग्जाम्पल्स क्या क्या है। नंबर 3, आपने उसको अप्लाई करना है, आपने सेंटेंसेस लिए और उनके ऊपर अप्लाई करके देखा कि नाउन्स क्या मुझे आ रहे हैं सही से। 4, आपने एनालिसिस किया। एनालिसिस यूजुअली जो है वो होता है कुछ इस तरह की चीज़ों में, जिसमें फॉर एग्जांपल पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, अब आपने सारे पढ़ लिए, अब आपने उनको एनालाइज करना है। अब आपने देखना है कि नाउन एडजेक्टिव से रिलेटेड किस तरह से है, एडजेक्टिव वर्ब से कैसे है, वर्ब एडवर्ब से है, नाउन प्रोनाउन से किस तरह से है। अब आपने एनालिसिस करना है, मतलब उसको ब्रेक डाउन, उसकी तोड़ जोड़ करनी है। नंबर 5 इज इवेलुएटिंग। इवेलुएटिंग ये है कि अब आपने उसके ऊपर जजमेंट करनी है। यूजुअली इवेलुएटिंग का स्टेप्स आते हैं लिटरेचर या लिटरेरी क्रिटिसिज्म वाले सब्जेक्ट्स के अंदर ज्यादा, ठीक है। जो आप नॉवेल्स पढ़ते हैं उनके ऊपर हम क्रिटिसिज्म करते हैं, क्रिटिकल नोट्स लिखते हैं, तो वो होती है उसकी इवेलुएशन। एंड नंबर 6 विच इज ऑफ कोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द क्रिएशन। क्रिएशन में ये है कि आप एट द एंड ऑफ द डे यू आर एबल टू क्रिएट योर ओन पैराग्राफ्स। if you are in a learning sorry language learning classroom, तो आप एट द एंड ऑफ द आप इतने काबिल हों कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को इस्तेमाल करते हुए सेंटेंसेस लिख सकें। या अगर आपने लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ा है तो आप खुद से क्रिटिसिज्म कर सकें। अगर आपने स्टोरीज पढ़ी हैं तो आप स्टोरीज खुद से लिख सकें। देन कमिंग टूवर्ड्स दी रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। अब रिवाइज क्या थी, बेसिकली इसने 21st सेंचुरी जैसे ही स्टार्ट हुई तो जो एजुकेशनिस्ट थे उन्होंने कहा कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को अब रिवीजन की जरूरत है, ठीक है। सो बेसिकली एक स्टूडेंट था ब्लूम्स का जिसका नाम था लॉरेन एंडरसन। इसने कहा कि अब नया दौर है, अब नई चीजें हैं, स्टूडेंट्स के जो है वो बिहेवियर्स डिफरेंट हैं, टीचिंग क्लासरूम्स की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, तो अब हमें इसको रिवाइज करने की जरूरत है। और उसने बहुत छोटे छोटे चेंजेस किए जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट है। रखा उसने फाउंडेशन पुरानी वाली को, लेकिन कुछ चेंज किया। वो चेंज क्या था, इन द रिवाइज वर्जन द फाइनल 2 लेवल्स वर स्विच्ड। फाइनल 2 लेवल्स कौन से थे, वो जो क्रिएशन और इवेलुएशन का था। उसने ये किया कि उसने क्रिएशन को रख दिया सबसे टॉप पे, ये था ओल्ड वर्जन और ये था न्यू वर्जन। सॉरी, उसने किया ये कि इवेलुएशन ओल्ड वर्जन में क्या था, सबसे पहले आता था नॉलेज, यानी कि मतलब चीजों को वैसे ही नॉलेज से एक्सपोजर आपका। नंबर 2 कॉम्प्रिहेंशन यानी कि अंडरस्टैंडिंग। नंबर 3 थी एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, फिर सिंथेसिस यानी क्रिएट करना, और फिर था इवेलुएट करना, यानी कि इवेलुएशन जो है वो टॉप पे थी। 21st सेंचुरी में जब इसकी रिवीजन हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, क्रिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो ये वाली राइट वाली है 21st सेंचुरी की रिवाइज ट्राइंगल, और ये है ओल्ड की ट्राइंगल। इस पे एमसीक्यूज बन सकता है कि कौन सी चीजें जो है वो स्विच की गई थी और फिर न्यू चीजें क्या की गई थी ऐड, तो वो आपको ये बताना चाहिए कि बस इनके ऑर्डर स्विच कर दिए थे, ठीक है। और सिंथेसिस और क्रिएशन का मतलब सेम ही है, सो इसको देख के ऐसा परेशानी की जरूरत नहीं है। ओके, आपको आवाज आ रही है मेरी, जस्ट इन केस कोई ऑडिबिलिटी का इशू हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आ जाता है। कोई आवाज में डिस्टॉर्शन तो नहीं है? ओके फाइन। देन वी हैव द 3 डोमेन्स जिनकी बात हमने पीछे की थी कि इसको 3 हायरार्की या 3 डोमेन्स के अंदर डिवाइड किया है। तो जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है वो ये कहती है कि एजुकेशनल एक्टिविटीज इन 3 डोमेन्स के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती हैं। पहला है कॉग्निटिव, फिर है इफेक्टिव, और तीसरा है साइकोमोटर। देखिए, कॉग्निटिव ये है हर वो चीज जो आपकी कॉग्निशन से है, जिसका ताल्लुक आपकी मेंटल स्किल से है, जिसका ताल्लुक आपकी दिमाग की सलाहियतों से है, वो है आपकी कॉग्निशन। फॉर एग्जांपल, यू आर एबल टू क्रिएट, यू आर एबल टू राइट स्टोरीज, यू आर एबल टू राइट एसेज, दैट इज योर कॉग्निशन। नंबर 2 आती है इफेक्टिव। इफेक्टिव निकला है अफेक्शन से, जिसका मतलब होता है आपके जज्बात, योर फीलिंग्स। सो वो ये कहते हैं कि क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट जो हैं उनका बिहेवियर एक दूसरे के साथ अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब उनका बिहेवियर एक दूसरे के साथ अच्छा होगा तभी वो अपने सब्जेक्ट को लेके positive behavior रखेंगे। if they are constantly in fear, if they are constantly hating each other or their subject, तो वो कभी भी उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे और अपने गोल्स कभी अचीव ही नहीं कर सकते। सो एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। और साइकोमोटर का मतलब होता है कि आपके मैनुअल स्किल्स और आपकी फिजिकल स्किल जो हैं उनका आपकी एजुकेशन से रिलेशन है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई डॉक्टर्स हैं, अगर वो कुछ पढ़ रहे हैं
लेट्स से अगर वो कोई भी एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, ह्यूमन की एनाटॉमी, यानी कि उनकी जो इनर वेन्स और ये सारे का सारा होता है, तो बेहतर ये है कि आप उनको साथ में पढ़ाएं भी और साथ में आप उनको सैंपल्स के ऊपर करके भी दिखाएं, ताकि वो खुद से मैनुअली उनको पिन पॉइंट कर सकें कि जो उन्होंने पार्ट ऑफ बॉडी के अंदर एनाटॉमी पढ़ी है उसी को जाके वो मैनुअली भी परफॉर्म कर सकें और पॉइंट आउट कर सकें। सो साइकोमोटर का मतलब ये है कि आपकी फिजिकल और आपकी जो कॉग्निशन, मतलब आपकी जो मेंटल एबिलिटी है टू ग्रास्प अ कॉन्सेप्ट, उनमें एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना चाहिए। यू शुड बी एबल टू डू थिंग्स मैनुअली। सो ये 3 डोमेन्स को याद करने का तरीका ये है कि K फॉर नॉलेज, S फॉर स्किल्स एंड A फॉर एटीट्यूड्स। सो KSA से आप इसको याद रख सकते हैं। ये मैंने आपको वैसे पीछे बता ही दिया, बट साइकोमोटर जो है ये फिजिकल उसके ऊपर करता है, मैनुअल स्किल्स के ऊपर करता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट है उसको अपनी वूंड जो लग जाता है जख्म, उसके ड्रेसिंग करनी आनी चाहिए। जस्ट लाइक दैट इफेक्टिव जो रिमेन है वो ये कहता है, एक स्टूडेंट जो है दे आर एबल टू डेमोन्स्ट्रेट एम्पैथी, यानी कि एक दूसरे के लिए उनके पास अच्छा एहसास होना चाहिए, क्योंकि जब ये होगा तभी वो आगे जाके भी अपने आप को बेटर परफॉर्म करवा सकेंगे, क्योंकि लर्निंग गोल्स ही अचीव नहीं हो सकते जब तक उनका पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा। अच्छा, अब ये है नॉलेज कि जो हमने लर्निंग की जो हमने फेजेस पीछे सीखी हैं कि अंडरस्टैंडिंग होती है, रिमेम्बरिंग होती है, इवैल्यूएटिंग, क्रिएटिंग। तो इन सब के ना कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं कि जब फर्स्ट ये है कि जब आप लर्निंग के लेवल पे पहुंचते हैं, जब आप इनिशियली नॉलेज को लर्न कर रहे होते हैं, तो आप ये वाले वर्ब्स और इन वर्ड्स को टैकल करना सीख जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट स्टेज ये है कि स्टूडेंट जो है वो नाउन को डिफाइन कर सके। मैंने आपको बताया फर्स्ट स्टेज ये आती है, ठीक है। या फिर किसी भी पिक्चर के अंदर चीजों को नेम कर सके, लाइक कोई मैप है उसके अंदर वो कंट्रीज को देख के नेम कर सकता है। सो व्हेन ही इज एबल टू डू दिस एट दिस स्टेज, ही विल बी एबल टू आइडेंटिफाई, लेबल, रिकॉल, व्हाट, व्हेन, इन चीजों का वो आंसर करेगा। मतलब ये बड़ी बहुत ही बेसिक्स हैं। दीज कैन बी समहाउ अ पार्ट ऑफ योर एमसीक्यू, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इट डजंट हैव मच कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स। एंड में थोड़ी सी आएंगी जो हम कवर करेंगे, तो इसलिए आपने इन चीजों को अगर एक दफा अच्छे से पढ़ लिया होगा तो इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू क्रैक योर टेस्ट। नंबर 2 है आपका कॉम्प्रिहेंशन का लेवल, क्या आपने उस चीजों को याद तो कर ली डेफिनेशन की, लेकिन क्या आपने उसको समझा। सो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन द थ्योरी एंड दे विल बी एबल टू डिस्कस द ग्लोबल वार्मिंग, कि उसको वो फिर आपस में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। उनके कॉम्प्रिहेंशन लेवल की इंडिकेटर है। रिफ्रेश कर सके, ट्रांसलेट कर सके, समराइज कर सकें, शो कर सके, क्लासीफाई कर सकें, या फिर उसको डेमोन्स्ट्रेट यानी कि दिखा सकें। अगर कुछ उन्होंने एनाटॉमी की डेफिनेशन अगर उन्होंने पढ़ ली है तो दे विल बी एबल टू पिन पॉइंट द एनाटॉमी ऑन अ डेड बॉडी, ठीक है। उसके बाद है एप्लीकेशन का लेवल। ये आपको ये सब चीजें सिखाता है जो यहाँ पर लिस्ट की हुई है। मैंने ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि जब आप एप्लीकेशन सीख जाते हैं तो फिर आप क्या करते हैं कि आप किसी भी चीज को सॉल्व कर पाते हैं, या अगर हम इंग्लिश में आ जाए तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को, मतलब अगर मैंने आपको क्वेश्चंस वगैरह लास्ट टाइम प्रैक्टिस करवाए थे पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले लेक्चर में, तो वही ये है कि जब आप कोई सेंटेंस पढ़ोगे उसमें आप कोई एरर मार्क कर सकोगे, दैट इज योर एप्लीकेशन लेवल, कि आप उसको अप्लाई करना सीख गए हो। देन इज योर एनालिसिस लेवल, ठीक है, कि आपको ये समझ में आ जाए कि मैंने ये चीज पढ़ी है, ये टॉपिक मैंने पढ़ लिया, अब आप उसके कुछ पॉइंट्स बना सको, ठीक है। आप उसमें से इन्फ्रेंसेस निकाल सकोगे। अच्छा, अगर जो है शेक्सपियर का टाइम पीरियड ये था और अगर जो क्रिस्टोफर मार्लो है उसका ये था, तो इसका मतलब लाजमी ये है कि मार्लो मस्ट हैव इंस्पायर्ड शेक्सपियर इन हिज राइटिंग्स, कि अगर मार्लो जो है वो पहले आया है और शेक्सपियर बाद में आया है, तो यकीनन कोई ना कोई इफेक्ट जो है वो शेक्सपियर के ऊपर उसने डाला होगा। तो ये कुछ जनरलाइजेशंस हैं जो कि आप कर सकते हैं एट द एनालिसिस लेवल, ठीक है। से ओके, देन वी हैव द सिंथेसिस लेवल। ये आपको पता है सिंथेसिस क्रिएशन एक ही चीज होती है। तो जब आप क्रिएट कर लेते हैं चीजों में, क्रिएशन सीख जाते हैं, जो कि न्यू वर्जन ब्लूम टेक्सोनॉमी के अंदर जो कि 2001 में आया था उसमें टॉप पे थी। सो यू आर एबल टू क्रिएट योर ओन थिंग्स। आप चीजों को लिखना सीख जाते हैं, आप अपने सेंटेंस बनाना सीख जाते हैं, या आप अपने नॉलेज की प्रैक्टिकेबिलिटी सीख जाते हैं। दैट इज द सिंथेसिस लेवल। दैन इज द इवेल्युएशन लेवल। इवेल्युएशन लेवल जो है, सॉरी, इवेल्युएशन लेवल जो है ये आपका ओल्ड वर्जन में बिल्कुल टॉप पे था, और उसके बाद न्यू वर्जन में ये नीचे आ गया था, यानी कि सेकंड प्रायोरिटी पे था। इवैल्यूएशन में ये है कि आप उस पर जजमेंट कर सकेंगे कि आपने कोई भी प्राइड एंड प्रेजुडिस का आपने नॉवल पढ़ा, तो यू विल बी एबल टू remark on criticize on the writing style of Jane Austen, etc. That is your evaluation level.
Okay, this brings us to the end of this presentation, but we have another one, which is, just a second. ओके, कमिंग टुवर्ड्स द क्लासरूम डिसिप्लिन एंड मैनेजमेंट, जो कि आपका एक कम्प्लीटली सब टॉपिक है एक आपकी पेडागोजी के अंदर। लेट मी नो इफ द स्क्रीन इज नॉट विजिबल, विच आई थिंक इज विजिबल। सो इसमें भी ये है कि कंटेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आई हैव ट्राइड कि जिसको अगर नहीं भी एक दफ़ा में पढ़ने में समझ आती तो उसको समझ में आ जाए, बट आई अगेन स्किम थ्रू द थिंग्स। इसमें बेसिकली ये है कि आपको इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट के कुछ स्किल्स हैं, ठीक है। इसमें भी कुछ बातें इजी हैं, उनको मैं स्किम थ्रू करूंगी। कुछ चीज़ें जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हैं, उनको हम बाद में डिटेल में समझेंगे, वो लास्ट की स्लाइड्स में आपकी आती हैं। सो पहले तो ये जो रेफरेंस है इसको समझ लें। ये वोंग जो है ये बेसिकली एक आपका यूँ समझें कि एजुकेशनल टीचर भी था और एक रिसर्चर भी था, जो कि मॉडर्न अभी 21st सेंचुरी में 2004 में इसने अपनी थ्योरी दी थी क्लासरूम मैनेजमेंट की, ठीक है। वोंग एंड रोजमेरी, ये दो जो है वो रिसर्चर्स थे। रोजमेरी जो है वो फीमेल थी और ये मेल था, और ये चाइनीज या कोरियन इनकी नेशनैलिटी है। तो इन दोनों ने अपनी क्लासरूम मैनेजमेंट की कुछ थ्योरीज दी थी, एक ही थ्योरी थी बहरहाल, वो थ्योरी इन्होंने दी थी, और उसकी बेसिस के ऊपर हम ये क्लासरूम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजीज को स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली इसमें था ये कि जब आप क्लासरूम मैनेजमेंट करेंगे तो ओनली देन यू विल बी एबल टू अचीव योर एजुकेशनल गोल्स। फॉर एग्जांपल, आपकी कंसिस्टेंट रूटीन होनी चाहिए। एक टीचर जो है वो सुबह सुबह आता है, और अगर वो अपने टाइम टेबल को फॉलो करता है तभी वो अपना जो टास्क है वो सही से मैनेज कर सके। नंबर 2 इज द इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जरूरी इसलिए है बिकॉज इफ यू आर मैनेजिंग थिंग्स रियली वेल, ओनली देन द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू ग्रास्प दैट हैबिट ऑफ टाइम मैनेजमेंट फ्रॉम यू। अगर आप नहीं करोगे तो ऑब्वियसली वो भी टेस्ट जो है वो अपने टाइम तक कंप्लीट नहीं करेंगे, और वो भी आपसे ही सीखेंगे। सो इट इज द सेम एज कि स्टूडेंट जो हैं वो आपकी बातों से इतना नहीं सीखते जितना कि वो आपके आपके बिहेवियर से और आपको देख के सीखते हैं। उसके बाद है पॉजिटिव एटमॉस्फेयर। आपका एटमॉस्फेयर पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई स्टूडेंट जो है वो कुछ अच्छा काम करे तो यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट हिम और हर। और ये चीज़ हम बिहेवियरिज्म की थ्योरी में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ये होती है कि जब जब किसी भी स्टूडेंट ने या किसी भी चाइल्ड ने कोई अच्छा काम किया तो आपने उनको रिवॉर्ड दिया, तो रिवॉर्ड जो है वो हमेशा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। और ये बिहेवियरिस्ट खुद भी कहते थे कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ये है कि आपने किसी स्टूडेंट ने कोई गलती की, आपने या तो उसको स्लैप कर दिया, मतलब उसको पनिशमेंट दी, या फिर आपने उसको इग्नोर कर दिया, आपने उससे कुछ भी ना कहा, ठीक है। तो ये है आपकी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव ये है कि आपने उसको मतलब या तो आप मतलब चुप कर जाओगे, ठीक है, आप मतलब यू विल टॉलरेट दैट, या फिर आप उसको रिवॉर्ड करोगे। मतलब अगर तो उसने गलत काम किया तो आप उसको बिल्कुल टॉलरेट करोगे, उसको मतलब मारोगे नहीं। और अगर उसने पॉजिटिव कुछ किया तो आप उसको रिवॉर्ड करोगे। एंड पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट इज ऑलवेज ऑलवेज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। सो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर जो है ये बिहेवियरिज्म की थ्योरी भी सपोर्ट कर रही है। उसके बाद है हाई टेस्ट स्कोर। अब ये आपका एक एमसीक्यू बन सकता है कि जो टेस्ट स्कोर्स हैं, जो टेस्ट होते हैं आपके क्लासरूम मैनेजमेंट में, वो इंपॉर्टेंट क्यों है, उनका क्या मोटिव है। सो बेसिकली जो वोंग एंड रोजमेरी है उन्होंने अपनी थ्योरी में ये बताया था कि जो टेस्ट होते हैं उनका मकसद ये नहीं होता कि हम स्टूडेंट्स के मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करें और उनके मार्क्स काटें। टेस्ट का मतलब होता है कि हम उनकी अच्छी परफॉर्मेंस में उनको हेल्प करें। द सोल पर्पस इज टू गाइड देम एंड नॉट टू डिक्टेट देम, ठीक है। सो ये आपके हाई टेस्ट स्कोर जो हैं ये एप्रिसिएशन है, बट लो टेस्ट स्कोर डजंट रियली मीन दैट यू विल बी स्कूलिंग देम और स्कोल्डिंग देम। उसके बाद है स्टूडेंट्स का इम्पैक्ट। ये है कि स्टूडेंट जो हैं उनका इट इज ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स सच एज बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, एटीट्यूड, डिसिप्लिन। इफ द टीचर हैज गुड स्किल ऑफ मैनेजमेंट हु कैन कम्युनिकेट विद स्टूडेंट्स इफेक्टिवली। बस सिंपल सी बात यह है कि टीचर जो है वो रोल मॉडल है, स्टूडेंट्स आर देयर हु आर लुकिंग अप टू हिम और हर एंड लर्निंग फ्रॉम हिम। तो इम्पैक्ट जो है वो अच्छा होना चाहिए if the टीचर इज
गुड इनफ। उसके बाद है इंगेजिंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को आप इंगेज करें, एक्टिविटीज इस तरह करवाएं। देन वी हैव द प्रिपरेशन, प्रिपरेशन में ये होता है कि आप क्लास के अंदर स्टूडेंट्स को बगैर प्रिपेयर किए कुछ भी लेक्चर ना दें, बिकॉज अगर आप प्रिपेयर नहीं करेंगे स्टूडेंट्स अपना एक टाइम आएगा जब वो अपना कॉन्फिडेंस आप में नहीं तलाश करेंगे, ठीक है, वो आपको अपना रोल मॉडल नहीं मानेंगे एंड दे विल नॉट ट्रस्ट योर वर्ड्स, ठीक है। देन वी हैव द स्टूडेंट्स फोकस, students who are aware about the goals expected from them by the teacher, give a clear picture to them what they have to focus attention on। अच्छा, अब ये बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम स्टूडेंट्स को ये नहीं बताते कि उनका एग्जाम कब होगा या उनका मिड टर्म कब होगा, ठीक है। अभी तो एक छोटी क्लास के लेवल पे तो एक अलग चीज है, बट कभी कभी बीएस के लेवल पे भी नहीं बताया जाता। फॉर इंस्टेंस मैं गवर्नमेंट कॉलेज में टीच करती हूँ, तो यहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग का एक कोर्स है, ठीक है। क्रिएटिव राइटिंग कोर्स जो है वो अब जो एचईडी है उन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि आपने हर जगह पढ़ाना है। इसमें है कि कोई भी मिड टर्म या फाइनल टर्म नहीं होगा, बस ये है कि आपने मतलब हम टीचर्स ने कोई लेक्चर्स अपने मैनेज इस तरह से करने हैं, क्रिएटिव की क्लास हो जाए करे हफ्ते में 2 बार 3 बार जितनी ज्यादा दफा भी हो सके। तो अब कुछ जगहों पे कुछ कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को ये बताया जाता है क्रिएटिव राइटिंग के आपके एग्जाम्स होंगे, तो उनको एक मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि उनके एग्जाम्स होंगे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये आ रहा है कि स्टूडेंट्स नंबर 1 बहुत उन पे बर्डन आ गया, उनको लग रहा है कि हमारे सब्जेक्ट ज्यादा हो गए हैं। नंबर 2, उनको आप मिस इन्फॉर्मेशन देने के बाद जब उनको एंड में ये बताएंगे कि नहीं इसका कोई एग्जाम नहीं है, तो ऑब्वियसली दे विल लूज ट्रस्ट इन यू, ठीक है, दे विल नॉट ट्रस्ट यू एनी मोर, वो कहेंगे हमारे टीचर तो झूठ बोलते हैं। सो ऑल्दो जो उनको ये बताना है उसका मकसद ये है कि स्टूडेंट जो है वो क्लास अटेंड करे, बट दैट डजंट मीन कि आप उनसे झूठ बोलें। सो जो गोल्स हैं आपके और जो भी चीजें हैं वो स्टूडेंट के साथ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स का फोकस स्टडीज की तरफ बेहतर हो सके। उसके बाद है टीचर से गोल सेटिंग। गोल जो है वो जो जैसे आपके कोर्स आउटलाइन के स्टार्ट में गोल्स लिखे हुए होते हैं, इसी तरह से आप स्टूडेंट्स को अपने ऑलरेडी गोल्स बता दें, ताकि आपकी क्लास जो है वो एक गोल ओरिएंटेड क्लास बने। देन यू हैव द मोटिवेशन, मोटिवेशन आप किसी भी सूरत में दे सकते हैं, आप चाहे उनको टेस्ट में अच्छे मार्क्स देके दे सकते हैं या फिर आप उन्हें कोई रिवॉर्ड भी दे सकते हैं। ओके, देन वी हैव द क्लासरूम मैनेजमेंट, जिसमें आ जाती हैं स्ट्रेटजीज, पॉजिटिव डिसिप्लिन एंड द क्लासरूम सेटिंग एंड मेकिंग क्लासरूम एक्सेसिबल, किस तरह से क्लासरूम में बच्चों को बिठाया जाए, उनकी सीटिंग अरेंजमेंट कैसे की जाए, ये हमने लास्ट स्लाइड पर डिस्कस करना है। तो नंबर 1 इज क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज में आती है होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक का जो वर्ड है इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज एज अ होल, मतलब होलिस्टिक जो है वो सिनोनिम है होल का, ठीक है, WHOLE होल। सो इसमें होता ये है कि आपने स्टूडेंट की हर स्किल को टच करना है, आपने कॉग्निटिव स्किल को भी टच करना है, ठीक है, आपने उनकी सोशल स्किल को भी टच करना है कि स्टूडेंट्स जो है वो उनके अगर आप आपस में इंटरेक्शन, जैसे कभी कभी जो प्रॉक्टर होता है उसका क्लास इंटरेक्शन अच्छा नहीं होता, बिकॉज वो क्लास को डिसिप्लिन में लाने की कोशिश करता है, इसकी वजह से जो GR CRs होते हैं उनका क्लास के साथ काफी खटका चल रहा होता है। सो द थिंग इज दैट यू नीड टू मेक श्योर, होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब ये है कि यू शुड ऑल्सो मेकिंग श्योर कि आपकी क्लास में सोशल इंटरेक्शन अच्छा है, और फिर एथिकल का मतलब ये है कि उनकी एथिकल वैल्यूज भी ठीक है। देन वी हैव द कॉग्निटिव। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया, कॉग्निटिव सोशल एथिकल होता क्या है। सो ये वही है कि कॉग्निटिव में आपकी मेंटल स्किल्स आएंगी, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को जो इंप्रूव करवाती हैं चीजें वो। सोशल में कि आपका इंटरेक्शन किस तरह से है विद इन क्लास, एंड विद इन एथिकल यू हैव द वैल्यूज, ताकि आप जब स्कूल से बाहर निकले तो ना सिर्फ आपने ऑब्जेक्टिव्स गेन किए हुए हो, बल्कि यू आर अच्छा, कट हो रही है आवाज। अच्छा, यूजुअली ऐसा होता है कि कट हो रही होती है आवाज, लेकिन मैं जब उसको रिकॉर्डिंग में चेक करती हूँ तो वो नहीं होती। तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपकी तरफ से कुछ हो। बाकी ये है कि अब ठीक आ रही है या अभी भी डिस्टॉर्शन है वॉइस में? ओके फाइन। उसके बाद है हमारा बेनिफिट्स ऑफ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। सो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच क्या है? एक होती है टीचर सेंटर्ड अप्रोच, एक होती है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। टीचर सेंटर्ड अप्रोच ये है कि द टीचर इज द कैप्टन ऑफ हिज और हर ओन शिप,
टीचर ने हर चीज को डिक्टेट करना है, जो कि हमारे GTM के अंदर होता है, ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था। तो उसमें यह था कि टीचर जो है वो हर चीज वो डिसाइड करेगा, स्टूडेंट जो है वो पैसिव है, टीचर जो है वो एक्टिव है, और स्टूडेंट जो है वो सिर्फ लिसनर है, और टीचर जो है वो स्पीकर है। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच बिल्कुल इससे ऑपोजिट है, और ये है आपकी मॉडर्न टीचिंग टेक्निक। इसमें ये है कि आपकी स्मॉल ग्रुप वर्क्स होते हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं, गेम्स हैं, डिबेट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, रोल प्ले हैं, सिमुलेशंस यानी कि आपकी जो है वो एक्टिविटीज हैं, क्लासरूम डिस्कशंस हैं, एंड लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में ये सब चीजें आती हैं। ठीक है, उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, और वो ये है कि कुछ गाइडलाइंस दी जाती हैं टीचर्स को, जो कि थ्योरी का पार्ट भी थी। वो ये थी कि एक्सेप्टेबल लैंग्वेज अबाउट डिसेबिलिटी, कि अगर तो कोई क्लास में स्टूडेंट है आपका खुदा ना खास्ता डिसेबल है, तो अब आपने उसको एड्रेस कैसे करना है। अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप उसको कभी मुखातिब भी ना करें, ठीक है, आपने कभी ना कभी तो उससे कोई ना कोई बात तो करनी है। तो उसके कुछ रूल्स दिए थे इस थ्योरी के अंदर, वो ये थे कि डू नॉट सेंसेशनलाइज अ डिसेबिलिटी बाय सेइंग अफ्लिक्टेड विद, विक्टिम ऑफ, सफरिंग फ्रॉम एंड सो ऑन। सेंसेशनलाइज कहते हैं किसी चीज को मतलब ड्रामेटाइज करते हैं, मतलब जैसे न्यूज चैनल्स में होता है ना कि कोई भी अगर इस जरा सी खबर हुई तो उसको वो पीछे म्यूजिक चला के और एक अजीब सा बना देते हैं। सो वो कहता है कि जब कोई डिसेबिलिटी किसी स्टूडेंट को है, तो आप उसको सेंसेशनलाइज ना करें, आप उसको प्रोमिनेंट हाईलाइट ना करें, ठीक है, बजाय कि आप उसको ये कहें कि यू आर इन अ विक्टिम ऑफ रोड एक्सीडेंट, कोई खुदा ना खास्ता रोड एक्सीडेंट में किसी की टांग चली गई है या बाजू चला गया, खुदा ना खास्ता, तो आप उसको ये ना कहें कि द स्टूडेंट हु इज द विक्टिम ऑफ रोड एक्सीडेंट, द स्टूडेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज। तो आप इस तरह से कहेंगे तो वो स्टूडेंट ऑब्वियसली डीमोटिवेट होगा, बजाय इसके आप ये कहें कि अ पर्सन हु हैज दिस, ठीक है, आप विक्टिम्स और इस तरह के नेगेटिव वर्ड्स यूज ना करें। हैज का मतलब ये है कि हो सकता है कि वो रिकवर भी हो जाए, ठीक है। सो जब आप इस तरह का वर्ड यूज करेंगे तो इसको हम कहते हैं कि चीजों को आपने टोन डाउन कर दिया, कि उसकी जो तलखी थी वो आपने कम कर दी। अवॉइडिंग अमेसिंग इंडिविजुअल्स इनटू फेसलेस ग्रुप्स, आप उनको इस तरह से फेसलेस ग्रुप्स यानी कि उनको एक शर्मिंदगी वाले ग्रुप्स का पार्ट ना बनाएं। जैसे मैं कहूँ ना कि अगर खुद कोई क्रिश्चियन मेरे क्लास में है स्टूडेंट, तो मैं ऐसा कहूँ कि ये जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं ना ये ऐसे ही होते हैं, तो वो क्रिश्चियन फील करेगा कि वो एक फेसलेस ग्रुप का पार्ट है, वो एक आउट ग्रुप मेंबर है, वो क्लास के अंदर का नहीं है, वो कोई कोई और ही उसको मैंने बना दिया, मतलब कि मैंने उसको क्लास से एक डिफरेंट ग्रुप का बना दिया। क्लास जो है वो इस्लामिक स्टूडेंट्स की है और मैंने उसे कह दिया कि वो ये क्रिश्चियन है। तो ये है कि आप किसी की डिसेबिलिटी को हाईलाइट ना करें, इंस्टेड से पीपल हु आर डेफ, पीपल विद डिसेबिलिटी, अ पर्सन विद अर्थराइटिस, कि आपने उस बंदे का नाम चेंज नहीं करना, आपने बीमारी के नाम को लेना है। थर्ड ये है कि एम्फोसाइज द इंडिविजुअल एंड नॉट द इम्पेयरमेंट, ये वाली बात कि आपने उसके इम्पेयरमेंट को हाईलाइट नहीं करना, आपने कहना से अ पर्सन विद पैराप्लीजिया, नॉट अ पैराप्लेजिक और अ पैराप्लेजिक पर्सन, ठीक है। इस तरह के आपने पेशेंट वाला वर्ड आपने किसी के लिए यूज नहीं करना। उसके बाद एक डिस्टिंक्शन जो कि एमसीक्यूज में आ जाती है कभी कभी, डिसिप्लिन वर्सेस पनिशमेंट। डिसिप्लिन ऑब्वियसली आपकी पॉजिटिव चीज है और पनिशमेंट हैज अ नेगेटिव कॉनोटेशन। डिसिप्लिन ये है कि आपने उनको पॉजिटिव बिहेवियर सिखाया, पनिशमेंट ये है कि अगर उन्होंने डिसिप्लिन ना माना तो आपने उनको रिब्यूक कर दिया। डिसिप्लिन का फायदा ही फायदा है, आपको कंसीक्वेंस अच्छा मिलेगा, और आपको पनिशमेंट में कभी भी कंसीक्वेंस अच्छा नहीं मिलेगा। आप एक स्टूडेंट को खड़ा कर दें, वो कोई नया तरीका सीख लेगा वो गलती करने का, ठीक है, या वो अपनी जगह चेंज कर लेगा, या वो छुट्टियां करना शुरू कर देगा, बट इट्स वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि वो उस काम को छोड़ दे, ठीक है। सो चाइल्ड लर्न्स टू बिहेव डिफरेंटली थ्रू डिसिप्लिन, बट ही अवॉइड पनिशमेंट्स थ्रू दिस। ओके, then we have the then we have wait a second. ओके, अच्छा यहाँ पे इस मीटिंग का टाइम जो है वो एंड हो रहा है, और कितनी देर है हमारे पास? वी हैव 10 मिनट्स, तो ठीक है, हमें 10 मिनट्स में ये कवर कर लेंगे। अच्छा,
कुछ आपके अब आ जाती हैं वो चीजें जो आपको समझने में थोड़ा सा शायद प्रॉब्लम होगी, क्योंकि थोड़ी सी डिफिकल्ट चीजें हैं। ये तो बहुत सिंपल चीज है कि पॉजिटिव डिसीजन के अंदर आपको स्टेप्स कौन से फॉलो करने हैं, आपने उनको अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए बताना है कि क्वाइट डाउन या सेट डाउन। फिर आपने उनको रीजन भी देनी है कि आपका बैठना जरूरी क्यों है। जब तक आप लोग नहीं बैठेंगे आप लोग को समझ नहीं आएगा। थर्ड ये है कि आपने एक्नॉलेजमेंट करनी है इज रिक्वेस्टेड, डू यू सी वाई। जब वो बैठ जाएंगे तो फिर आपने उनको बताना है कि देखा कि मैंने आपको बिठाया इसलिए था बिकॉज इट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। ठीक है, सो ये वाली चीजें। स्टेप 4 ये है कि द करेक्ट बिहेवियर इज रीइंफोर्स। रीइंफोर्स आपको पता है, हमने बिहेवियरिज्म में पढ़ा था कि जब आप किसी चीज को हाईलाइट करते हैं, आप कोई किसी ने अच्छा काम किया तो आपने उसको रीइंफोर्स किया, आपने उनको कोई रिवॉर्ड दे दिया। ठीक है, अगर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ये है कि किसी ने कोई बुरा काम किया तो आपने उनको पनिश कर दिया। तो रीइंफोर्समेंट जो है ये बहुत जरूरी है। आप उनको स्माइल करें, आप उनको मतलब कोई भी रिवॉर्ड दे दें। फॉर इंस्टेंस हमारे एक लिटरेचर के टीचर होते थे और वो जब भी क्लास में आते थे तो ही वाज द फर्स्ट वन टू से हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, व्हिच वाज वेरी पॉजिटिव इन इटसेल्फ। उसके बाद है रिमेंबर कैच स्टूडेंट्स डूइंग द राइट थिंग एंड रिवॉर्ड देम इमीडिएटली। स्टूडेंट अगर दूसरे की हेल्प कर रहे हैं तो आप उनको रिवॉर्ड करें। अच्छा, अब ये कुछ स्टेप्स हैं, कैटेगरीज हैं जो कि पॉजिटिव डिसिप्लिन को इवोक करते हैं। रिफ्लेक्शन, पेनल्टी, रेपरेशंस, लास्ट रिजॉर्ट। इनको देख लेते हैं जल्दी से। नंबर 1 इज रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन का मतलब सिंपल ये है कि रिफ्लेक्शन वो वाला रिफ्लेक्शन नहीं है जो मिरर वाला होता है। इसका मतलब ये है कि चीजों को सोचना, सोच विचार करना, अपने अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करना। तो आप स्टूडेंट्स को सिखाएं कि उन्होंने किस तरह से अपनी गलतियों को सुधारना है, उन्होंने सोच विचार करनी है, अपने अकेले में बैठ के अपने आप को ठीक करने की कोशिश करनी है। ये वर्बल वार्निंग के थ्रू हो सकता है, कोई टाइम आउट, यानी कि आप उनको ये कहें कि आज क्लास नहीं होगी, आपकी पनिशमेंट ये है, और बैठें और सोचें कि आपने क्या गलती की जिसकी वजह से आई एम स्किपिंग द क्लास। लेटर राइटिंग, कि आप मुझसे कोई लेटर लिखवाएं जिसमें अपॉलॉजी हो वगैरह वगैरह। देन वी हैव द पेनल्टी। पेनल्टी का मतलब होता है पनिशमेंट। आप उनको पनिशमेंट दें कि लाइट वर्क दैट इम्प्रूव द स्कूल इन्वायरमेंट, कि आप उनको ये कहें कि जाके हर क्लास के स्कूल का डिसिप्लिन चेक करें कि आपके जूनियर जो हैं वो कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे। देन यू हैव द विड्रॉल ऑफ प्रिविलेजेस। प्रिविलेज का मतलब ये है कि अगर आपने उनको प्रिविलेज, कोई आज़ादी दी हुई है, कोई उनको एक रिलैक्सेशन दी हुई है, तो आप वो उनसे छीन लें। अगर आपने उनको 10 मिनट पहले फ्री करना है लेक्चर से तो आप उन्हें कहें कि अब 10 मिनट पहले लेक्चर से मैं फ्री नहीं करूंगी। देन यू हैव द कम्युनिटी सर्विसेज, के आप उनको ये कहें कि जाके जो डिफरेंट बाकी स्कूल्स है वहां पे जाके आप जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं उनकी कुछ सर्विस करें किसी भी फॉर्म में। मतलब उनको जाके आप एक लेक्चर पार्ट ऑफ स्पीच का पढ़ाएं या कुछ भी इस तरह से जो कि पनिशमेंट भी हो एंड एट द सेम टाइम वो बेनिफिट भी हो। देन यू हैव द रिपरेशंस। रिपरेशन ये है कि फॉर ऑफेंस दैट कॉज डैमेज टू थर्ड पार्टी स्टूडेंट्स मस्ट अंडरटेक पब्लिक रिपरेशन। रिपरेशन मतलब ये होता है कि आप अपॉलॉजी करना, कि सबके सामने माफी मंगवाना, ताकि उनको याद रहे कि उन्होंने दोबारा नहीं करना, या फिर आप टीचर्स को इन्वॉल्व कर लें, पेरेंट टीचर मीटिंग कॉल कर लें, एक्सेट्रा। देन यू हैव द लास्ट रिजॉर्ट। लास्ट रिजॉर्ट क्या है? फॉर परसिस्टेंट सीरियस ऑफेंसेस। अगर तो वो फिर भी नहीं मानते तो फिर आप क्या करें, कुछ सुवेयर किस्म का एक्शन लें, और उसमें क्या हो सकता है कि पीटीएम बुला लें, या फिर आप उनको सस्पेंड कर दें कॉलेज से, या उनको एक्सपेल कर दें। उसके बाद है मिस ट्रीटमेंट को ट्रीट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए 6 स्ट्रैटेजीज हैं। नंबर 1 इज द रिपल इफेक्ट। व्हाट इज रिपल इफेक्ट? जैसे आप पानी में रिपल कोई पत्थर फेंकते हैं तो वो एक रिपल इफेक्ट होता है। सो एक स्टूडेंट को अगर आपने पनिश किया या एक स्टूडेंट को आपने रिवॉर्ड दिया किसी चीज पे, तो बाकी भी सीखेंगे। ठीक है, कि एक का इफेक्ट बाकियों पे भी जाएगा। तो कुछ इस तरह का करें कि उनका मिसबिहेवियर कंट्रोल करने के लिए कोई एक को ऐसी पनिशमेंट दें जो कि बाकी सबके ऊपर भी एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करे, यानी कि उनको भी सुधार दे। देन यू हैव द विदिननेस। विदिननेस का मतलब ये है कि बीइंग विद इट। इसका मतलब ये है कि आप अपनी क्लास के अंदर ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें कि स्टूडेंट्स को लगे कि टीचर जो है वो हर किसी को देख रहा है, कि मतलब वो जो एक होते हैं ना कि आईज इन द बैक ऑफ योर हेड, कि टीचर जो है वो उसके पीछे भी आंखें लगी हुई हैं। अक्सर हमें ये कहा जाता रहा स्कूल में। सो विदिननेस का मतलब ये है कि स्टूडेंट को ये पता हो कि अगर मैं पीछे भी बैठा हुआ हूँ, बैक बेंचर भी हूँ, तो टीचर इज कॉन्स्टेंटली वॉचिंग ओवर मी। ठीक है, सो ये वाली चीज है। उसके बाद है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग ये है कि टीचर जो है वो मल्टीटास्क कर सकता हो, एक वक्त में कई काम कर सकता हो। वो एक वक्त में स्टूडेंट्स को उनसे सुन भी रहा है, और जो है वो अटेंडेंस भी ले रहा है, और स्टूडेंट जो है जो उनको सही आंसर नहीं करे उनको वो पनिश भी कर रहा है। तो मल्टीपल टास्क एक ही वक्त में अगर वो करेगा, दैट वुड बी ओवरलैपिंग।
Then we have the transition. This is when teacher maintains smoothness and momentum between within lessons. Students' behavior influenced by smoothness and effectiveness on transitions between task and lesson. जब आप multiple task एक वक्त में करेंगे, तो उसमें फिर ये होगा कि ट्रांजिशन का मतलब ये है कि आपने एक काम किया, एकदम से आपने स्विच कर दिया, अब आपने क्लास का टेस्ट लेना है, तो वो जो स्विचिंग है उसकी स्मूथनेस आपको आनी चाहिए, ये भी विदिननेस के अंदर है, ठीक है, कि आप बहुत सारी चीजों को एक ही साथ टैकल करना सीखें. Then you have the group focus or the alerting. It is when teacher is able to keep the whole class engaged and alert student to learn new things or upcoming change. तो आप क्लास को बताएं कि उनके मिड टर्म्स कब आने हैं, आप उनको बताएं कि उनके फाइनल्स कब आने हैं, ताकि वो भी अपना टारगेट सेट कर सके, ठीक है. सो मेक देम अपडेटेड, उनके साथ आप चीजें शेयर करते रहें ताकि वो भी अपडेट रहें. इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं कि मिसबिहेवियर को आप कंट्रोल कर सकेंगे. अगर आप उनको नहीं बताएंगे तो इट्स वेरी लाइकली कि वो आपसे मतलब वो शॉक में आ जाएं, या जैसे कुछ जो है यूनिवर्सिटीज के अंदर बताया नहीं जाता कि उनका जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम है वो कब होना है, तो जब एकदम से डेट आती है स्टूडेंट जो है वो भी हड़बड़ा जाते हैं और वो टीचर से कहते हैं, शिकायत करते हैं कि ये आपने क्या किया. सो वो कभी कभी कंसिडर किया जाता है कि ये मिसबिहेवियर है, तो बेहतर ये है कि आप पहले स्टूडेंट को बता दें, अलर्ट कर दें, ताकि बाद में वो कुछ और ना करें. देन वी हैव द सिचुएशन. सिचुएशन क्या है कि सिचुएशन बेसिकली जो वर्ड है ना निकला है सैटिएट से. सैटिएट का मतलब होता है जब आपकी भूख खत्म हो जाए, जब आपका दिल भर जाए किसी चीज से, तो हम कहते हैं आई एम सैटिएटेड या सैचुएटेड, ठीक है. तो उससे निकला है ये सिचुएशन नाउन. इसका मतलब होता है जब स्टूडेंट को मतलब आपको उनकी शक्ल में बोरियत दिखने लगे कि अब ये बोर हो चुके हैं, तो फिर आप कुछ ऐसा करें कि या तो उनको इंटरेस्ट लेवल उनका क्रिएट हो जाए या फिर क्लास आप वहां पे एंड कर दें. तो जैकब कोनिन जो एक था, इसने फर्स्ट टाइम ये यूज किया था और इसने कहा था कि कुछ ऐसे मैकेनिकल टास्क क्लास में लेके आए जाएं जिसकी वजह से सिचुएशन ना हो और फिर स्टूडेंट जो है वो मिसबिहेव ना करें. अच्छा, लास्ट कमिंग टूवर्ड्स द लास्ट स्लाइड्स. इसमें ये है कि ये कुछ आपकी सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं क्लास की, which can be a part of your MCQs. इसमें यह है कि ट्रेडिशनल ये है राउंड टेबल which is usually for the MPhil and PhD students. Then you have the horseshoe or semicircles, ये practical classes के लिए ज़्यादा होती है. Then you have the double horseshoe. अगर टीचर ने यहाँ पे सर्कुलेट करना है, कोई अगर प्रैक्टिकल वाली क्लास है तो वो इस तरह की होगी. देन यू हैव द ग्रुप पॉड्स, इस तरह से चार चार ग्रुप बना दे अगर तो आपने ग्रुप वर्क करवाना है स्टूडेंट्स को तो. देन यू हैव द पेयर पॉड्स, अगर आपने पेयरिंग बनवानी है और पेयरिंग में कोई काम करवाना है तो इस तरह से. फिर थिएटर स्टाइल है. थिएटर स्टाइल इस तरह से, और इसका फायदा ये है अक्सर जहाँ पे बॉयज और गर्ल्स की डिस्टिंक्शन होती है वहां पे किया जाता है, और जब टीचर जो है वो क्लास में वॉक भी कर सकता है. एंड यू हैव द यू शेप, देन द क्लस्टर्स, अगेन ग्रुप वर्क. क्लासरूम ये सिंपल है, ट्रेडिशनल है, इसमें तो ऐसा कुछ खास नहीं है. एंड देन यू हैव द बोर्ड रूम. बोर्ड रूम में यूजुअली ये आपको ये सीटिंग अरेंजमेंट तब नजर आएगी जब आपकी कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट जो हैं उनकी आपने मतलब कुछ स्टूडेंट्स को अगर आपने चूज किया है कि ये बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, इनको मैंने आगे किसी और ट्रेनिंग पे लेके जाना है, तो तब आप इस तरह की करेंगे जहाँ पे टीचर यहाँ पे होगा और यहाँ पे एक टेबल के अराउंड जो है वो सीटिंग होगी. Okay, this brings us to the end of our session. So if you have any question, just throw it in the chat box.